कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास का नए पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज का मॉडल पेपर हमारा 2026 का मॉडल पेपर है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। देखिए, जो मैं पेपर बता रहा हूँ 100% गारंटी है कि यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन सभी का आंसर जानेंगे, महत्वपूर्ण तिथियों को जानेंगे और महत्वपूर्ण संबंधी जो हमारे मानचित्र संबंधी प्रश्न होते हैं उनका भी उत्तर समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट बने रहेगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पेपर जो है क्लास 12 का 2026 का इतिहास का पेपर है। इसका कोड है 450 × UV। देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। तो देखिए, हमें निर्देश में क्या दिया हुआ है, पहले आपको निर्देश को ध्यान से पढ़ना होगा। निर्देश में दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट होता है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होता है। उसके बाद दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है और खंड खा में 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न है और खंड गा में 6 लघुत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत प्रश्न हैं और खंड पांचवें में खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम सभी प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। देखिए, हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, जहां से आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ। तो देखिए, ए ऑप्शन है धौलावीरा, बी ऑप्शन है रोपड़, सी ऑप्शन है चन्हूदड़ो और फिर डी ऑप्शन है कालीमंगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा चन्हूदड़ो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि लगभग 78 ईस्वी का संबंध है। ए ऑप्शन है गुप्त शासन का आरंभ, बी ऑप्शन है कनिष्क का राज्यरोहण और फिर सी ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य का अंत और डी ऑप्शन है अशोक का शासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क का राज्यरोहण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है कि मनुस्मृति का काल है, यानी मनुस्मृति का समय कब से कब तक है। ए ऑप्शन है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, बी ऑप्शन है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक और सी ऑप्शन है 100 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, देखिए 500। यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो जाएगा, कह रहा है कि मनुस्मृति का काल, काल का अर्थ होता है समय। तो इनका समय जो था, देखिए क्या था, इनका समय था 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। ए ऑप्शन है शाक्य वंश, बी ऑप्शन है माया वंश, सी ऑप्शन है तिलछवि वंश, क्या है सॉरी लिच्छवी वंश और फिर डी ऑप्शन है कोलीय वंश। तो देखिए, जो गौतम बुद्ध है उनकी माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था। ए ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती, डी ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और डी ऑप्शन है बाबा फरीद। तो देखिए, इसका सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, छठवां क्वेश्चन है कि पांचवी रिपोर्ट कब ब्रिटिश संसद में पेश की गई। ए ऑप्शन है 1811 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1812 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1813 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1814 ईस्वी में। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1813 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है, सातवां क्वेश्चन है कि अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल या ए चेरी कहा था। देखिए, ए ऑप्शन है लॉर्ड बेलेजली, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है हेनरी हार्डिंग और डी ऑप्शन है बहादुर शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या है। आठवां क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब शुरू हुई। तो ए ऑप्शन है 16 नवंबर 1921, बी ऑप्शन है 17 नवंबर 1921 और सी ऑप्शन है 18 नवंबर 1921 और डी ऑप्शन है 19 नवंबर 1921। तो इसका सही उत्तर हमारा जो है वो देखिए क्या हो जाएगा 17 नवंबर 1921। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और डी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। ए ऑप्शन है 12 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, सी ऑप्शन है 14 दिसंबर 1946 और फिर डी ऑप्शन है 15 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारा हर प्रश्न 2 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है। कह रहा है कि किन्हीं 2 उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। देखिए यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, जितने भी मॉडल पेपर हैं सभी पेपर में पूछा जा रहा है और वायरल पेपर ये हमारा है तो इसमें भी आया है। तो देखिए किन्हीं 2 उदारवादी नेताओं के नाम बताना है। तो इसका उत्तर देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले तथा मोहम्मद अली जिन्ना 2 प्रमुख उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार के हिमायती थे। इतना आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 स्थानीय नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह को मजबूत करने का प्रयास किया। तो देखिए नंबर 1 है शाहमल। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव वालों को संगठित किया। और गोनू जो थे वो देखिए क्या थे छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल को संगठित किया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन गजपति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का राजा या हाथियों का स्वामी। तो देखिए 15वीं शताब्दी में उड़ीसा जो कि अब ओडिशा हो गया है कि एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर के लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपतिया घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपत या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के वृत्तांत के 2 प्रमुख दोष बताइए। उत्तर देखिए इसका हो जाएगा इब्न बतूता ने घटनाओं के क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दिया, ये पहला दोष हो गया। और दूसरा दोष आपको लिखना है कि उसने अपने वृत्तांत में तथ्यों के साथ अफवाहों का सम्मिश्रण कर दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्रों का एक विवरण प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो चन्हूदड़ो कालीबंगा कोटदीजी रंगपुर रोपड़ लोथल आलमगीरपुर बनावली और थौलाभीरा आदि हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्र थे। इतना आपको लिखना है, यहाँ से आपको मिलेंगे 2 नंबर। इसके बाद हमारा आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि हर प्रश्न हमारा होगा 5 अंक का। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती था, क्यों। ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जो जोतदार थे एक ताकतवर हस्ती थे, क्यों थे। देखिए 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण बंगाल में धनी किसानों जिन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता था। जो ग्रामीण बंगाल में जो अमीर किसान थे जिनके पास पैसा ज़्यादा था, जमीन ज़्यादा, धनी लोग थे, उन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता था। जोतदार का शक्तिशाली हो जाना 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जोतदार अत्यधिक शक्तिशाली बन गए थे। निम्नलिखित कारणों से उनकी शक्ति का विकास हुआ। देखिए कैसे उनकी शक्ति में विकास आया, कैसे वो ताकतवर बन गए। देखिए नंबर 1
जोतदार के पास जमीन के विशाल रकबे थे, इनके पास ज्यादा अधिक जमीन थी, 1000 एकड़, 2000 एकड़। कुछ जो जोतदार के पास तो 1000 एकड़ भूमि थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सत्ता में अत्यधिक वृद्धि हो गई। दूसरा देखिए, दूसरा है स्थानीय व्यापार एवं साहूकारी के कारोबार पर भी जोतदारों का नियंत्रण स्थापित था। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के गरीब काश्तकार उनकी व्यापक शक्ति में से भयभीत रहते थे। तीसरा है वह अपनी भूमि के एक विशाल भाग पर बटाईदारों जिन्हें 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 अधियार यानी बटाईदार का मतलब होता है अधियार, से कि कोई आपका खेत बटाई डार पे लेके बोएगा तो उसे आधा वो लेगा आधा आपको देगा, तो अधियार अथवा बरगादार भी कहा जाता था। ये बरगागार या फिर अधियार यानी बटाईदार से खेती करवाते थे। बटाईदार एक प्रकार से जोतदार के अधीन होते थे। इतना आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र प्रायद्वीप के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में से एक था। अतः स्वाभाविक रूप से राजधानी नगर के चुनाव में जल संपदा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित या एक प्राकृतिक जलकुंड से पूरा किया जाता था। विजयनगर की अधिकांश जल आवश्यकताओं को हिरिया नहर से पूरा किया जाता था। इसका निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। तुंगभद्रा पर बनाए गए बांध से इस नहर में पानी लाया जाता था। इस पानी का प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को पृथक करने वाली घाटी में सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए किया जाता था। तो ये विजयनगर की जल आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से होती थी। इतना आपको लिखेंगे तो आपसे यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। तो देखिए इसका उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, पहला कारण यह था कि जापान के आक्रमण का भय बढ़ रहा था। गांधी जी चाहते थे कि भारत को उस आक्रमण से बचाया जाए। यह तभी हो सकता था जब अंग्रेज लोग भारत छोड़ दें, क्योंकि वो लोग अंग्रेज पर आक्रमण कर रहे थे, तो अगर अंग्रेज लोग भारत रहेंगे तो भारत पर भी आक्रमण होगा। दूसरा कारण देखिए क्या था, दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों की हर जगह हार हो रही थी। उनके हाथों से सिंगापुर, बर्मा यानी कि जो कि म्यांमार है, म्यांमार भी निकल गए। गांधी जी का यह विचार था कि यदि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को ना छोड़ा तो इस देश के लोगों का भी वही दुर्दशा होगी जो बर्मा और मलाया के लोगों की हुई थी। तीसरा है आंदोलन के प्रारंभ करने का एक और कारण था कि हिटलर और उसके साथियों का प्रोपेगंडा बढ़ रहा था और उसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस स्वयं बर्लिन से हिंदुस्तानी भाषा में ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब देखिए आप लोग देखते होंगे जो कभी कभी जैसे कि आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर शुभंकर मिश्रा और सभी लोग हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाकर उनका इंटरव्यू लेते हैं, वही होता है पॉडकास्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि रुद्र दमन के प्रस्तर अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर देखिए क्या आपको लिखना है। देखिए, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालान शासक रुद्रदमन ने क्या किया, इस झील की मरम्मत करवाई अपने खर्चों पर और जनता से इसके लिए कर्ज भी नहीं लिया, यानी प्रजा से इसके लिए कर भी नहीं लिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर,
भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मुस्लिम शासकों के बर्बर भारत से कुंठित एवं उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। उसके बाद देखिए दूसरा है, हिंदू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला। तीसरा है, सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा ईश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के निकट संपर्क में आए। चौथा है, हिंदुओं ने सूफियों की तरह ईश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग व अद्वैतवाद अब साधारण जनता के लिए बोधगम्य नहीं रह गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। तो देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया। देखिए आपको विकल्प में भी पूछा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने कब प्रस्तुत किया गया। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को। तो देखिए पहला, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। दूसरा है, नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। और तीसरा है, अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों और दलित, दमित या फिर दमित का अर्थ होता है दलित, दमित यानी कि दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाने का वचन दिया गया, यानी उनकी रक्षा करने के लिए वचन दिया गया। उसके बाद चौथा है, जवाहरलाल नेहरू ने इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए भारतीय प्रयोग को एक विस्तृत ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इतना लिखेंगे आप तो इस पर आपको मिलेंगे 5 नंबर। अब देखिए हमारा आ गया विस्तृत तृतीय प्रश्न। तो विस्तृत तृतीय प्रश्न हमारा हर प्रश्न 10 नंबर का है। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूपों के प्रकारों और इनके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से आपको मिलेंगे 10 नंबर, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चनों का आंसर याद करना है, क्योंकि पेपर हमारे कई सेट बनेंगे तो कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा कौन सेट में आपको नहीं मालूम है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, उसका हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, लेकिन याद दोनों को कीजिएगा, क्योंकि पेपर में हमारे कोई पूछ सकता है। हमारा जो सेट है 7-8 सेट बनेंगे, 7 सेट लगभग बनेंगे इसके, तो यहाँ पे आपको कोई भी पूछ सकता है। जिस प्रकार से इसमें पूछा हुआ है अथवा करके, अगर किसी में आपको दोनों पूछ लिया तो इस प्रकार से दोनों याद कीजिएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। ये भी 10 नंबर का है। और अथवा करके दिया है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों को भी याद करें, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, ये तो हमेशा हर साल पूछा जाता है और यही ज़्यादातर यही तिथियां पूछी जाती हैं। देखिए कह रहा है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आज के वीडियो में हम इस तिथियों से संबंधित घटनाओं के बारे में जानेंगे। देखिए 1885 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो शुंग राजवंश की स्थापना हुई थी। किसकी, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं आपको, शुंग राजवंश की स्थापना हुई थी। राजवंश की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईसा पूर्व में। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा है 321 ईसा पूर्व। तो देखिए 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, देखिए 321 ईसा पूर्व में हुआ था क्या, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना
321 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद हमारा है 563 ईसा पूर्व। तो देखिए 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए अगली तिथि है 375 ईस्वी। तो 375 ईस्वी में देखिए क्या हुआ था। उसके बाद देखिए इसको अभी बाद में जानेंगे क्योंकि ये भी कन्फर्म नहीं है पूरी तरह। उसके बाद देखिए क्या है 606 ईस्वी। तो देखिए 606 ईस्वी में क्या हुआ था, 606 ईस्वी में हुआ था हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था। हर्षवर्धन का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला है देखिए 1539 ईस्वी। तो 1539 में हुआ था चौसा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, चौसा युद्ध। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है 1780 ईस्वी। 1780 ईस्वी में क्या हुआ था, मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई थी। मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखिए अगला हमारा है 1828 ईस्वी। तो 1828 में क्या होता है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, किसने किया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसका देखिए क्या है, उसके बाद है 1917 ईस्वी जिसमें रूसी क्रांति हुआ था। रूसी क्रांति। उसके बाद है 1926 ईस्वी, 1928। तो 1928 में क्या हुआ था, जो साइमन कमीशन था भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया। तो इन तिथियों को आप याद कर लीजिए, यहाँ से आपके 10 नंबर मिलेंगे। तो 10 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए तिथियों को आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप तिथि को इग्नोर करेंगे तो आपका 10 नंबर कट जाएगा। तो इससे आपका 10 नंबर गायब हो जाएगा, जिससे आपकी परसेंटेज में थोड़े बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। उसके बाद देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों का भी नाम लिखिए और सही स्थान और नाम अगर आप दर्शाएंगे तो आपको 1+1 अंक मिलेगा। यानी कि सही स्थान पर 1 नंबर और सही नाम पर 1 नंबर और सही स्थान पर 1 नंबर, यानी कि हर प्रश्न का आपको 2-2 नंबर मिलेगा। यहाँ पे 1-1 नंबर छप गया है, शायद यहाँ पे गलती से। देखिए सही स्थान व सही नाम दर्शाने पर 1+1 अंक निर्धारित किए गए हैं। चिन्ह द्वारा दर्शाइए, उनके नाम लिखिए। तो देखिए अगर आप दर्शाएंगे, उनके नाम लिखेंगे तो आपको वहां से मिलेगा 1+1 2 नंबर। तो यहाँ से आपका 10 नंबर यहाँ से भी मिलेगा। तो देखिए पहला वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला। तो वह क्या, वो कालीबंगा था। क्या, कालीबंगा। कालीबंगा में जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला। दूसरा है वह स्थान जहां श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर ऐसे मालूम है, युद्ध भूमि में उपदेश दिया था। तो महाभारत युद्ध कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पे जाएगा कुरुक्षेत्र। उसके बाद देखिए क्या है, तीसरा है वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है वह स्थान जहां स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। कोलकाता। उसके बाद देखिए क्या है, अगला है कि वह स्थान जहां इमामबाड़ा स्थित है। तो ये तो सबको मालूम होगा, क्योंकि जो इमामबाड़ा है अपने लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पे जाएगा लखनऊ। तो इस प्रकार से हो जाएगा पूरा ये इतिहास का पेपर जो हमारे 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है और इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तभी जाके आपके पूरे 100 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।